कहानी की स्टार्टिंग में हमें केटी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक मॉडल बनना चाहती है और इसलिए वो अपने फोटोग्राफ लेकर एक रेस्टोरेंट में एक औरत से मिलने के लिए जाती है। लेकिन वो औरत उसके फोटो देखकर उससे कहती है कि तुम्हारे फोटो काफी पुराने हैं, इसलिए तुम्हें नए फोटो शूट करा कर देने होंगे। पर केटी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं जिससे वो किसी फोटोग्राफर से फोटो शूट करा कर ला सके और इसलिए वो उदास होकर घर जाने लगती है। पर तभी उसकी नजर एक एड के ऊपर जाती है जिसके ऊपर एक फोटोग्राफर का नंबर लिखा होता है जहाँ से वो फ्री में फोटो शूट करा सकती है। इसलिए केटी उस नंबर को नोट कर लेती है और इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। घर आकर वो उसी नंबर को डायल करके उस फोटोग्राफर से बात करने लगती है जो कि उसको कल आने के लिए बोलता है और इसके साथ ही एक एड्रेस भी सेंड कर देता है। अगले दिन केटी उस फोटोग्राफर के स्टूडियो में पहुंच जाती है जहां पर उसकी मुलाकात एक जॉर्जी नाम के लड़के से होती है और जॉर्जी का भाई इवान एक दूसरी लड़की का फोटो शूट कर रहा होता है। अब जॉर्जी और इवान उसको पहनने के लिए कुछ कपड़े देते हैं जिसको पहनकर वो बाहर आ जाती है और उसका फोटो शूट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इवान उससे कहता है कि तुम एक मॉडल तभी बन पाओगे जब तुम इससे भी छोटे कपड़े पहनोगी। पर केटी छोटे कपड़े पहनने से मना कर देती है और वो उससे कहती है कि तुमने अब तक जितने भी मेरे फोटो क्लिक किए हैं वो सभी डिलीट कर दो क्योंकि मुझे अब मॉडल नहीं बनना है। ये बोलकर केटी वापस घर आ जाती है। अब केटी जब अपने घर में होती है तब उसे डोरबेल बजने की आवाज आती है, इसलिए जब वो बाहर जाकर चेक करती है तब वहाँ पर जॉर्जी होता है। वो केटी को एक पेन ड्राइव देते हुए बताता है कि तुम्हारे सभी फोटो इसी के अंदर हैं क्योंकि मैंने अपने सिस्टम से तुम्हारे जितने भी फोटो थे वो डिलीट कर दिए हैं। केटी उससे पेन ड्राइव लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन आगे सिनेमा में दिखाया जाता है कि जॉर्जी अपने स्टूडियो में पहुंचकर केटी के वही फोटो देख रहा होता है। इसका मतलब ये था कि उसने केटी से झूठ बोला होता है कि उसने उसके सभी फोटो डिलीट कर दिए हैं। रात में जब केटी सो रही होती है तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके फोटो क्लिक कर रहा है, इसलिए जब वो उठकर देखती है तब उसके रूम के अंदर जॉर्जी था जो कि उसके फोटो क्लिक कर रहा होता है। ये देखकर केटी काफी ज्यादा डर जाती है और उसे वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन जॉर्जी वापस जाने से मना कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब केटी जॉर्जी के ऊपर हमला करती है जिससे उसके चोट लग जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर केटी यहाँ से भागने लगती है। पर जॉर्जी उसको पकड़ लेता है और वापस रूम के अंदर ले जाता है। वो केटी के हाथ पैर बांधने लगता है जिससे केटी बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और उसकी आवाज उसके पड़ोसी तक पहुंच जाती है। अब केटी का पड़ोसी उसकी आवाज सुनकर उसके घर के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि केटी बंधी हुई जमीन पर पड़ी है। अब इससे पहले वो केटी को बचा पाता जॉर्जी चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो उसकी आंखों के सामने ही केटी के साथ गलत काम करता है। अब थोड़ी देर के बाद केटी के पड़ोसी की मौत हो जाती है। लेकिन केटी के साथ गलत काम करने के बाद उसे बहुत पछतावा होता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो डर की वजह से अपने भाइयों को कॉल कर देता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इवान और निकोलस भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी है, ये देखकर इवान जॉर्जी पर बहुत गुस्सा करने लगता है। अब इवान अपने भाइयों के साथ मिलकर जितने भी सबूत थे वो मिटाने लगता है। यहाँ पर जॉर्जी इवान को बता देता है कि उसने केटी के साथ क्या किया है, इसलिए अगर उसका मेडिकल टेस्ट होता है तब वो पकड़ा जाएगा। इसलिए इवान केटी को ड्रग्स दे देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब केटी को जब होश आता है तब वो एक रूम के अंदर बंद होती है और निकोलस उसके साथ गलत काम कर रहा था। लेकिन तभी जॉर्जी यहाँ पर आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निकोलस उसके साथ ये सब करे। अब केटी जब पीने के लिए पानी मांगती है तब निकोलस उसको टॉर्चर करने लगता है, पर ये सब देखकर जॉर्जी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उससे ऐसा करने से मना करता है और इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। पर तभी यहाँ पर इवान आ जाता है और दोनों के झगड़े को शांत करा देता है। इवान एक बाल्टी में भरकर पानी लाता है और वो केटी के ऊपर डाल देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इवान और निकोलस केटी को किसी और के लिए तैयार कर रहे होते हैं, इसलिए वो केटी से एक टेबलेट खाने के लिए कहते हैं, पर केटी उस टेबलेट को खाने से मना कर देती है। लेकिन वो दोनों केटी को वो टेबलेट जबरदस्ती खिला देते हैं, पर उनके जाने के बाद केटी उल्टी करके वो टेबलेट बाहर निकाल देती है। यहाँ पर केटी को अपने सामने एक खिड़की दिखाई देती है, इसलिए वो उस खिड़की से भागने का प्लान बनाती है। अब जॉर्जी केटी के लिए कपड़े लेकर आता है और वो उसके हाथ खोलकर उन कपड़ों को केटी को पहनाने लगता है। लेकिन मौका देखकर केटी उसके सर में बाल्टी मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो उस खिड़की से निकलकर यहाँ से भाग जाती है। बाहर जाकर केटी लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। दरअसल जिस भाषा में वो बात कर
रही थी वो भाषा कोई समझ ही नहीं पा रहा था। पर तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर उसकी मदद करता है और उसे बताता है कि वो इस समय बुल्गारिया में है। लेकिन ये सुनकर केटी काफी हैरान होती है कि आखिर वो अमेरिका से बुल्गारिया कैसे आ गई। अब पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है कि आखिर कोई किसी को बेहोश करके अमेरिका से बुल्गारिया कैसे ला सकता है। वो केटी को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है, लेकिन केटी उससे कहती है कि वो अपनी कंट्री अमेरिका जाना चाहती है। अब तभी यहाँ पर एक लेडी ऑफिसर आती है जिसका नाम एना होता है। वो केटी से कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी अमेरिका जाने में मदद करूंगी। वो केटी को अपने साथ लेकर अमेरिकन एम्बेसी जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वो उससे कहती है कि तुम ऐसी हालत में अमेरिका कैसे जा सकती हो, इसलिए तुम्हें फ्रेश होकर कपड़े बदलने की जरूरत है। एना उसे बताती है कि मेरा घर रास्ते में ही है, इसलिए तुम्हें वहाँ चलकर कपड़े बदल लेने चाहिए। वो एना को लेकर अपने घर चली जाती है और उससे कहती है कि कपड़े बेसमेंट में हैं, इसलिए तुम्हें कपड़े चेंज करने के लिए बेसमेंट में जाना होगा। लेकिन केटी जब बेसमेंट में जाती है तब उसे पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ से वो अपनी जान बचाकर भागी थी। अब तभी इवान भी यहाँ पर पहुँच जाता है। वो लेडी केटी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। ये बोलकर वो केटी के थप्पड़ मार देती है। अब केटी को फिर से बांध दिया जाता है और यहाँ पर वही आदमी आता है जिसके लिए ये तीनों भाई केटी को तैयार कर रहे होते हैं। वो आदमी अपने साथ इलेक्ट्रिक शॉक वाली रॉड लेकर आता है जिससे वो केटी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है और इसके साथ ही वो उसके साथ गलत काम भी करता है। अब उसके जाने के बाद यहाँ पर इवान आता है और वो भी केटी को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन केटी उससे अपनी जान की भीख मांगती है पर वो उस पर तरस नहीं खाता है और वो उसे बुरी तरह से मारने लगता है। इसके बाद ये तीनों भाई मिलकर उसी बेसमेंट के अंदर गड्ढा करने लगते हैं। अब गड्ढा करते समय निकोलस उनको बताता है कि और ज्यादा गड्ढा नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे पत्थर आ चुके हैं, इसलिए अब ये केटी को एक बॉक्स के अंदर बंद करके उसी गड्ढे के अंदर दफना देते हैं। पर केटी की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस गड्ढे के अंदर सीवर लाइन होती है और गड्ढा करने की वजह से वो सीवर लाइन डैमेज हो चुकी थी, जिससे केटी का बॉक्स सीवर में जाकर गिरता है और टूट जाता है। अब केटी बॉक्स से बाहर आ जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वो सीवर से बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो सीवर में रहकर उसका गंदा पानी पीने लगती है और वहीं रहना शुरू कर देती है। केटी के पास यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो कबूतरों को मारकर खाने लगती है क्योंकि उसके पास एक लाइटर होता है जिससे वो आग का इस्तेमाल कबूतर को पकाने में करती है। एक दिन केटी को पता चलता है कि उस सीवर लाइन से एक चर्च जुड़ा हुआ है, इसलिए वो चर्च में जाकर अब खाना चुराने लगती है। पर एक दिन चर्च के फादर को ये शक हो जाता है कि कोई चर्च में आकर उसका खाना चुरा लेता है, इसलिए वो इस बात पर नजर रखता है और एक दिन केटी को पकड़ लेता है। पर फादर उसकी मदद करता है, वो उसे बहुत सारा खाना और कुछ कपड़े देता है, लेकिन इसके बाद भी केटी उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि केटी को अब किसी पर भी यकीन नहीं था। अब धीरे धीरे केटी सीवर से निकलकर शहर में भी घूमने लगती है और उन लड़कों पर नजर रखना शुरू कर देती है। वो मौका देखकर उन लड़कों के घर चली जाती है जहाँ से वो कुछ पैसे चुरा लेती है। केटी एक प्लान बनाती है जिससे वो जानबूझकर जॉर्जी के सामने आ जाती है। अब केटी को देखकर जॉर्जी उसका पीछा करने लगता है और केटी यही चाहती थी। वो केटी का पीछा करते हुए उसी सिविल लाइन के अंदर चला जाता है, पर तभी यहाँ पर केटी चाकू से उसके ऊपर हमला कर देती है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और जॉर्जी को रस्सी से बांधकर उसे टॉर्चर करने लगती है। केटी ने जॉर्जी के शरीर पर जो चाकू से जख्म बनाए हैं वो उनमें चटनी भरकर उसे और भी ज्यादा तड़पाना चाहती है। दूसरी ओर हमें निकोलस को दिखाया जाता है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, पर तभी उसके सामने केटी आ जाती है जिसे देखकर वो उसका पीछा करने लगता है। वो उसका पीछा करते हुए एक बाथरूम तक पहुंच जाता है, लेकिन उसने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी जिसकी वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और इसी बात का फायदा उठाकर केटी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो निकोलस के मुंह को एक टॉयलेट शीट के अंदर घुसा देती है और तब तक अंदर रखती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निकोलस का पिता प्रेयर कर रहा होता है, पर तभी वो अपने सामने केटी को खड़ा हुआ देखता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो भी केटी का पीछा करते हुए उसी सिविल लाइन में चला जाता है। अब केटी पीछे से आकर उसके सर पर हमला करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब उसे जब होश आता है तब वो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर लेटा होता है। केटी के हाथ में वही इलेक्ट्रिक रॉड होती है जिससे उसने केटी को टॉर्चर किया था। अब केटी भी उसके कपड़े उतारकर उसके प्राइवेट पार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक लगाने लगती है जिससे वो बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो उसके मुंह में इलेक्ट्रिक वायर डालकर करंट को ऑन कर देती है, पर जैसे ही वो करंट को और ज्यादा बढ़ाती है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर हमें एना को दिखाया जाता है जो कि उसी गड्ढे को चेक करने के लिए बेसमेंट में आती है, पर तभी उसके पीछे से केटी भी यहाँ पर पहुंच जाती है और उसको धक्का दे देती है जिससे वो सीवर में जाकर गिरती है। इसके बाद वो उसे बॉक्स के अंदर बंद करके उसे इतना
मारती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इवान जब घर आता है तब उसे घर पर कोई भी नहीं मिलता है, इसलिए वो चेक करने के लिए जब बेसमेंट में जाता है तब उसकी नजर उसी गड्ढे के ऊपर जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस गड्ढे से सीवर लाइन कनेक्ट है। और अब वो समझ चुका था कि केटी अभी तक जिंदा है, इसलिए अब वो नीचे उतरकर केटी को तलाश करने लगता है। पर उसे केटी तो नहीं मिलती है, लेकिन जॉर्जी मिल जाता है जो कि रस्सी से बंधा होता है। अब इससे पहले वो केटी के बारे में उससे कुछ पता कर पाता, पीछे से आकर केटी उसके ऊपर भी हमला कर देती है। अब केटी उसे भी रस्सियों से बांधकर उसके दोनों अंडों को कंप्रेशन मशीन के बीच में रख देती है और उससे पूछती है कि आखिर उसकी पूरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब उसे पता चलता है कि इवान की माँ को भी उसके पिता ने इसी तरह से किडनैप किया था और उससे जो बच्चा पैदा हुआ था वो जॉर्जी है। इसका मतलब यह है कि इवान और निकोलस उसके सगे बेटे नहीं होते हैं। केटी अब कंप्रेशन मशीन को चालू कर देती है जिससे उसके दोनों अंडे फूट जाते हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। दूसरी ओर हमें चर्च के फादर को दिखाया जाता है जो कि उसी पुलिस ऑफिसर के साथ बैठा होता है जिसको कभी केटी मिली थी। ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त होते हैं। यहाँ पर फादर उसको बताते हैं कि मेरे चर्च की सीवर लाइन में एक अमेरिकन लड़की रहती है जो कि अपने बारे में कुछ नहीं बताती है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि वो लड़की केटी है, इसलिए वो अपनी गन लेकर केटी को ढूंढने के लिए सीवर लाइन में उतर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि केटी ने इवान को बांध रखा है और वो उसे टॉर्चर कर रही है। पर वो उसे ऐसा करने से मना करता है जिससे वो उसकी बात मानकर रुक जाती है। लेकिन तभी इवान उसको पकड़ लेता है और वो उसको मारने ही वाला था कि तभी वो पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर गोली चला देता है जिससे इवान की मौत हो जाती है। केटी की कहानी सुनने के बाद वो उसको अरेस्ट नहीं करता है बल्कि वो उसे छोड़ देता है, लेकिन वो ऑफिसर एना को अरेस्ट कर लेता है जिसको केटी ने एक बॉक्स के अंदर बंद कर रखा होता है। और अब एना अपने देश अमेरिका लौट जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।